अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर काजी शाहजेबुद्दीन हमज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ टॉक पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के हवाले से और इस हवाले से आवाम की आगाही के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा होते हैं पाकिस्तान भर से माहिर हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स। फ़िज़ियोथेरेपी के ऊपर हम सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। फ़िज़ियोथेरेपी और इससे रिलेटेड डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर सज्जाद साहब, सीनियर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं और HOD हैं शिफा तमीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फ़िज़ियोथेरेपी के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें कि फ़िज़ियोथेरेपी है क्या, व्हाट इज़ फ़िज़ियोथेरेपी और इसमें कैसे लोगों को ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान में फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो कोई बहुत से लोगों के लिए एक नया नाम होगा, लेकिन जब हम बात करते हैं 1964 में जब JPMC कराची में यह स्टार्ट हुई तो उस वक्त JPMC कराची जो है वो रॉयल ब्रिटिश PF हॉस्पिटल था, उसमें फ़िज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट पहले से मौजूद था और उस वक्त जो है हमारे पास 2 फ़िज़िकल थेरेपी टेक्नीशियन भी मौजूद थे। तो डिपार्टमेंट हमारे पास पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद था फ़िज़िकल थेरेपी का। उसके बाद जो है वो न्यू हॉस्पिटल लाहौर में, फिर अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फ़िज़िकल थेरेपी में जो बूस्टअप आया है वो 2011 में आया है, जब HEC ने इसकी जो डिग्री को रिकॉग्नाइज़ किया है और डॉक्टर ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी में इसको कन्वर्ट किया है और पूरे पाकिस्तान में इसका जो करिकुलम है उसको इम्प्लीमेंट किया है। सेकंड जो बूस्ट आया है फ़िज़िकल थेरेपी में वो अर्थक्वेक के बाद, मैं समझता हूँ कि उसके बाद जो है फ़िज़िकल थेरेपी या रिहैब एक्सपर्ट की जो अवेलेबिलिटी थी या उनकी इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर हमारे पास जो अभी कोविड की सिचुएशन है इसमें भी फ़िज़िकल थेरेपी बहुत ज़्यादा जो है वो आगे गया है, ना सिर्फ फ़िज़िकल थेरेपी बल्कि रिहैब भी, क्योंकि कोविड के जितने पेशेंट हैं उसमें रेस्पिरेटरी थेरेपी या चेस्ट फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो एक इम्पोर्टेंस है। तो अब मेरे ख़्याल में जब हम आपकी एज में थे तो उस वक्त हमें लोगों को बताना पड़ता था व्हाट इज़ फ़िज़िकल थेरेपी। हम कहते थे हमारा फ़िज़िकल थेरेपी में एडमिशन हुआ है तो उनका सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ फ़िज़िकल थेरेपी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि लोग समझते हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे पास जो एडमिशन्स में बच्चे आते भी हैं तो हम उनसे जब पूछते हैं, एक मेजर रीज़न तो यही होता है कि हमारा MBBS में एडमिशन नहीं हुआ। सेकंड जो होता है कि हम अपने फादर मदर या घर में किसी भी शख्स की जब फ़िज़ियोथेरेपी करवाने जाते हैं तो हमें ये प्रोफेशन अच्छा लगा कि जो प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो लोगों का दर्द कम करता है और लोगों की जो रिहेबिलिटेशन की बाद मोबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करता है। तो बहुत सारे बच्चे ये रीज़न देते हैं जो कि हमने इसको खुद देखा है और हमें अच्छा लगा है और हम समझते हैं कि हमें जो है इस प्रोफेशन में आना चाहिए। और फ़िज़िकल थेरेपी हम अपने स्टूडेंट से भी ये कहते हैं कि चूँकि हेल्थ प्रोफेशन है और आपका जो टारगेट है वो ह्यूमन बीइंग है, आपने एक इंसान को ट्रीट करना है, तो ये बात जहन में रखें कि आप उसके दर्द और सारी चीज़ें तो कम करेंगे लेकिन उसके साथ साथ आपको अजर भी मिलेगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि कभी कभी इंजरी होती है, कोई ऐसे इश्यूज़ आते हैं जिस तरह बैक पेन, आज हमने मेन टॉपिक रखा हुआ है, तो लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती कि किस किस्म का इलाज करवाना है। फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर उसकी अवेयरनेस उनको नहीं होती, मिलती नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर किस तरह की बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि आवाम को पता हो कि इसके अंदर सिर्फ सर्जरी ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर फ़िज़ियोथेरेपी भी है, मेडिसिन भी है और चीज़ें भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना डिफरेंट डिजीज़ के बारे में हमें गाइड कर दें कि इनका इलाज जो है वो फ़िज़ियोथेरेपी के अंदर फोकस में रखा जाता है। जी, इसमें हमारे पास इसको हम सिंपल डेफिनेशन दें ना, हम कहते हैं कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट इज़ अ ह्यूमन मैकेनिक्स। जैसा गाड़ी का मैकेनिक होता है इसी तरह ह्यूमन बॉडी का भी एक मैकेनिक है। सही। हम जो अपने आप को मैकेनिक कहते हैं तो हम मैकेनिक से जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल्स की या मूवमेंट डिसऑर्डर्स की। सही। वो मूवमेंट डिसऑर्डर आपकी बॉडी ज़्यादा मूव करती है, जब आप मूव करते हैं तो मूव करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ कोई ट्रामा आपके साथ हो सकता है, किसी डिजीज़ के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आफ्टर सर्जिकल कंडीशंस कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम इसको, मैं 10-12 डिजीज़ के नाम नहीं लूँगा, कहीं पे भी आपको मोबिलिटी में इशू होता है, सही। चाहे वो मोबिलिटी आपकी सर्वाइकल स्पाइन में है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बाद में आपको नेक पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है या रिस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, या हमारे यहाँ घरों में जो ख़वातीन है वो जो है वो ज़्यादा काम करने से उनको रिस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर हमारे पास ऐसे जो बूढ़े हज़रात हैं जिनको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते। किसी भी मूवमेंट डिसऑर्डर की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो स्पाइन में हो तो हम उसको स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं, जिसको शैटिका भी कह सकते हैं, डिस्क प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। जॉइंट्स के अंदर होता है हम उसे आर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास स्ट्रोक एक मेजर काज है, CP चाइल्ड्स हैं जो हमारे पास इस केस में आते हैं। यानी सिंपल लफ्ज़ों में आपको अगर हरकत में कोई प्रॉब्लम है तो फ़िज़िकल थेरेपी का उसके पास इलाज जो है वो मौजूद है। आपकी बॉडी में जो हरकत है उसके लिए 4 चीज़ें,
एक आपके जॉइंट जिन्हें जोड़ कहते हैं हम, उसके बाद आपके जो है वो मसल्स हैं, फिर यह नर्व हैं, और फिर आपकी फेशिया है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी मूवमेंट्स करती हैं। अगर आपकी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, पोस्ट फ्रैक्चर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है या आर्थराइटिस है, तो हम उस जॉइंट को ट्रीट करेंगे। अगर आपको कोई मसल पुल हो गया, किसी मसल में इंजरी आ गई है, तो हम उस मसल्स को ट्रीट करेंगे। इसी तरह अगर आपकी कोई नर्व डैमेज है और नर्व उस मसल को सप्लाई करती है और मसल की कंट्रैक्शन से मूवमेंट होती है, तो हम उसको ट्रीट करेंगे। इवन फेशिया जो है वो इंटरलैक करती है। हम पूरी बॉडी हमारी जो है वो एक फेशिया के गिलाफ में, आप देखते होंगे अगर किसी शख्स के एंकल में स्पेन हो जाता है, उसका जो है पाँव मुड़ जाता है, तो उस एंकल स्पेन को अगर ट्रीट नहीं करता तो कुछ अर्से बाद वही पेन आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करता हुआ उसकी बैक पे, क्योंकि उसकी जो बायो मैकेनिक्स होती है वो सारी अल्टर हो जाती है। तो इसलिए हम सिंपल लफ्ज़ों में बहुत सारी बीमारियों का मैंने नाम ले लिया, लेकिन अगर आपको मूवमेंट में कोई मसला है, आपकी कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है आपको फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट जाना चाहिए और फिजियोथेरेपी आपको हेल्प आउट कर सकती है। आज का जो मेन टॉपिक हमने रखा है डॉक्टर साहब, वो है बैक पेन। अब कई दफ़ा मैंने लोगों को देखा है कि उनको रीज़न नहीं पता होता कि बैक पेन है, मैं जाता हूँ, काम करता हूँ, एक्टिव भी हूँ, लेकिन फिर भी बैक पेन है, मुझे रीज़न नहीं पता। तो बैक पेन के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि क्या रीज़न हो सकती है कि बैक पेन इतना कॉमन जो है वो सोसाइटी के अंदर देखने में नज़र आता है। देखिए, अगर आपके बैक पे कोई मजबूत शख्स है तो फिर आपको बैक पेन नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी बैक पे कोई मजबूत शख्स नहीं है, खैरियत में ऐसी बात ही सिंपल, आपकी बैक पे आपके मसल अगर मौजूद नहीं है, हम कहते हैं कि शख्स, तो मसल्स अगर आपके नहीं है, आपका स्पाइन प्रॉपर लाइन नहीं है, आपका पोस्चर ऐसा है, आपकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, आपका वर्किंग स्टेशन ऐसा है, तो आपको ये बैक पेन हो सकता है। रिसर्चर्स के मुताबिक हर दुनिया में हर दूसरा शख्स इस बीमारी में मुब्तला है और रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर दूसरा शख्स होगा, यानी हर किसी को बैक पेन होता है किसी फेज के अंदर, लाइफ के अंदर आता है। और अल्लाह ताला ने जब हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है और अल्लाह ताला ने जो है वो हर एक चीज़ जो है ना, अब मेडिकल साइंस में हम कहते हैं कि जब हम मेडिकल साइंस देख रहे होते हैं तो हमें उसकी वादानियत पे और ज़्यादा यकीन आता है कि अल्लाह ताला ने बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह बनाया है कि अगर हम खुद जुल्म ना करना चाहें तो ऐसा कोई रीज़न नहीं होता कि हमारी बॉडी में ये पेन आए। तो बैक का भी ऐसा ही है, अगर आप अपनी कमर का लिहाज नहीं रखते, ना आप बैठे हैं ना आप लेटे हैं, और बीच वाली पोजीशन में आप 2-2 घंटे अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जो है बैठे हैं, तो ज़ाहिर है आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी हेल्थ को और अपनी बैक को। तो बैक पेन जो है उसकी रीज़न जो है वो मैंने आपसे बताया कि आपके कोई ट्रामा हो सकता है, उस ट्रामे को आप नज़रअंदाज कर दें। आप इवन एक सिंपल मैं आपको बात बताता हूँ कि आपके पास अगर मोटरसाइकिल है और आप चला रहे हैं, उसकी शॉक एब्जॉर्बर काम नहीं कर रहे, तो आपको बैक पेन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी सीट की और जो आपकी स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है, आपको बैक पेन हो सकता है। बैक पेन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चोट लगे। सही, अगर आपका मैट्रेस ठीक नहीं है और आप जो है वो तकलीफ़ में सो रहे हैं, तो आपको बैक पेन हो सकता है। आप एक्सर्शन करते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं, हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं वो जिम्स जाते हैं, हेल्थ क्लब्स में जाते हैं, और ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी बने और वो सारी चीज़ें, लेकिन वो जब वो वेट उठाते हैं तो अपनी बैक की बिल्कुल केयर नहीं करते। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आपके पास आए, आप ख़ुद प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं। तो इसी सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉब्लम होना मसला नहीं है, मसला है कि उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उसको ट्रीट किया जाए। अगर आपके मसल्स वीक हैं और आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो मेडिसिन आपका पेन तो रोक सकती हैं, लेकिन मसल को स्ट्रेंथ नहीं दे सकती। हो सकता है कि उस थोड़े अरसे के लिए आपका पेन चला जाए, लेकिन आपके मसल्स वीक हैं, जैसे आप एक्सर्शन ज़्यादा करेंगे आपको दोबारा बैक पेन हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने स्ट्रेंथनिंग की बात की, मसल की बात की, तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस तरफ भी आएँ और ये गाइडलाइन दें हमारे नाज़रीन को कि किस तरह की एक्सरसाइजेज फिजियोथेरेपी के अंदर बताई जाती हैं कि ये आप करेंगे तो बैक पेन से आपको निजात मिल सकती है। जी, नॉर्मली जब भी फिजियोथेरेपी का नाम आता है तो हमारे पास एक्सरसाइज आती हैं। हम जब आज से 30 साल पुरानी बात करें, जब हमारे पास एक चेस्ट के प्रोफेसर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पेशेंट तो वैसी एक्सर्शन कर रहे होते हैं, आप उन्हें दौड़ाएंगे क्या? तो हमने कहा फिजिकल थेरेपी डजंट मीन दैट एक्सरसाइज। डेफिनेटली आवर लास्ट गोल इज़ एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथ योर बॉडी, कि आपकी बॉडी स्ट्रेंथफुल हो जाएगी ताकि आपको दोबारा ना हो। सही, ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है, आप मेरे पास आए, मैंने ट्रीट कर दिया और आप चले गए, फिर 2 साल बाद फिर मेरे पास आ गए। तो हम कोशिश करते हैं कि तो एक्सरसाइज जो है वो उस वक्त हम आपको देंगे जब आपके जॉइंट्स ठीक हों, जब आपके मसल जो है उसमें कोई स्पाज़म ना हो, उसमें ट्रिगर पॉइंट्स ना हो, उसकी शॉर्टनिंग ना हो, आपकी नर्व्स कंडक्शन बहुत अच्छी हो, फिर हम आपको एक्सरसाइज देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप बैक पेन में मेरे पास आते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज दूंगा। एक्सरसाइज के लिए आपकी बॉडी का प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे आप
पड़ोस वाले को कोई मसला हुआ, उसने कोई मेडिसिन ली, वो आपको भी वही कहता है कि ये मेडिसिन आप ले लें। खा लें। हर बंदे के लिए जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है वो मुख्तलिफ है, इसी तरह हर बंदे के लिए एक्सरसाइज भी मुख्तलिफ है। अगर आप नेट पे डाल के कि मुझे बैक पेन है और एक्सरसाइज देखें, यूट्यूब से निकाल के यूट्यूब से निकालें, तो प्रॉब्लम ये है कि वो यूट्यूब वाली एक्सरसाइज एक बैंकर भी देख रहा है जो सारा दिन बैठा रहता है, वो यूट्यूब एक्सरसाइज जो है वो एक हाइकर भी देख रहा है, एक जो है वो हॉकी का प्लेयर भी देख रहा है, तो वो एक्सरसाइज तो सेम है। तो हम जो रिहैब स्पेशलिस्ट के साथ हमारा एक होता है कि आप एक्सरसाइज रेकमेंड ना करें। एक्सरसाइज में हम एक्सपर्ट हैं, हम बॉडी की नीड को देखते हुए एक्सरसाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स टाइट हैं, जो हमारे थाइस के बैक के मसल्स हैं, और आपको बैक पेन है, तो मैं आपको बैक की कभी भी एक्सरसाइज नहीं दूंगा जब तक हैमस्ट्रिंग को रिलीज़ ना करूँ। एक सिंपल सी एक वजह है, क्योंकि अगर आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है तो आपको बैक पेन दोबारा हो सकता है और आप उन पर और ज़्यादा एक्सर्शन जो है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी के अंदर मुख्तलिफ तरह की मोडेलिटीज़ भी हम देख रहे होते हैं क्लिनिक के अंदर। अब मेरे देखने में यह है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि उसके अंदर एक फ़ियर फैक्टर होता है पेशेंट के अंदर कि मशीन लग रही है, इसमें करंट हो सकता है या मैं इंजरी हो सकती है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ मोडेलिटीज़ जो बैक पेन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं उसके बारे में बताएं, और ये भी साथ में गाइड करें कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही होती है, वो ट्रीट कैसे करती है, मैकेनिज़्म क्या है, ताकि ये फ़ियर फैक्टर जो है वो आवाम के जहन से निकाला जा सके। ये देखें, फ़िज़िकल थेरेपी में जो भी ट्रीटमेंट है ना, वो नेचुरल ट्रीटमेंट है। हम देखें, पुराने ज़माने की बात करें तो उस वक्त भी जो है वो आपके पास हीट थेरेपी एक नॉर्मल होती थी, घरों पे चोट लग जाती, सारी चीज़ें। अब हमारे पास वही जो चीज़ें हैं वो उनकी जो मॉडर्न फॉर्म में वो चीज़ें आ गई हैं। हम अब वो जो हीट जनरेट करते हैं वो हम थ्रू शॉर्ट वेव डायथर्मी डीप बॉडी में हीट जनरेट करते हैं। अगर आप डायथर्मी के पैड्स को हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म नहीं लगेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब बॉडी में जाती हैं तो बॉडी के अंदर वो हीट जनरेट कर रही होती हैं। तो हमारे पास जितनी भी मोडेलिटीज़ हैं वो फिजिकल मोडेलिटीज़ हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो पेशेंट के हिसाब से हमें देखने हैं। अगर किसी पेशेंट को पीस मेकर लगा है तो हमने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं दी। नॉर्मली हम कहते हैं हम करंट से इलाज कर रहे हैं, तो पेशेंट के जहन में डायरेक्ट 240 वोल्ट ही आता है, 220 वोल्ट आता है कि शॉक लगेगा। तो हमारे पास जो करंट होता है वो एक बैटरी के सेल से भी लो करंट होता है, और एक्चुअली हमारी बॉडी में मैंने आपसे कहा ना नेचुरल है, तो हमारी बॉडी में करंट ही चल रहा है। हमारी नर्व्स में वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ही है जो मसल को कंट्रैक्ट करवाती है। अगर मसल किसी भी वजह से कंट्रैक्ट नहीं हो रहा तो हमें बाहर से स्टिमुलेशन देनी पड़ती है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे कंजेशंस हो गई है, कहीं पे जो है वो टिश्यूज़ जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा हो गए, तो हम थ्रू अल्ट्रासोनिक यानी साउंड वेव्स के ज़रिए उनको ब्रेक करते हैं। हम केमिकल रिएक्शन को इन्हांस करते हैं ताकि मेम्ब्रेन की परमिलिटी को बढ़ाते हैं ताकि रिएक्शन तेज़ हो और हीलिंग प्रोसेस जो है वो बेहतर हो। तो हमारी फ़िज़िकल थेरेपी में जितनी भी मोडालिटीज़ हैं वो बीमारी को ठीक करने में हमारी बहुत सारी टेक्निक में एक जो है वो पार्ट है, एक हिस्सा है। मैं इसको अगेन रिपीट करूँगा कि सिर्फ मोडालिटी ही फ़िज़िकल थेरेपी नहीं है, बल्कि मोडालिटीज़ जो है वो हमें हेल्प करती हैं कि पेशेंट की जो बीमारी है उसको हम ठीक करने में हमारी वो मदद कर सकें। डॉक्टर साहब, दर्द अर्कुन निसा या शैटिका, ये मैंने देखा है कि आजकल बहुत कॉमन जो है वो सुनने में आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि दर्द अर्कुन निसा या शैटिका ये है क्या और ये किन लोगों को मुतासिर कर सकती है? देखिए, नॉर्मली जब हम इसको उर्दू में नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है ख़वातीन की बीमारी है, और ख़वातीन जो है उसमें वाकई भी ये बीमारी ज़्यादा है। और इस आपके क्वेश्चन के साथ में एक और भी चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि हमारी आजकल की जो क्लिनिकल ट्रेनिंग सेटअप्स हैं उनमें यंग फीमेल पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। उसका रीज़न क्या है कि ज़ाहिर हमारी डाइट्स में कैल्शियम, दूध नहीं लेते, ठीक है, हम सन एक्सपोजर हमारा कम हो गया है, और ऊपर से हम वो डाइट्स लेते हैं जैसे हम बेवरेज लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जंक फूड्स हैं जो हमारे इस कैल्शियम के रिजर्वायर को और कम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेशेंट बहुत है, और ये सारा जो है ना ये चीज़ें हमारे पेशेंट बढ़ा रही हैं। मोबाइल ने हमारे पेशेंट बहुत बढ़ा दिए, सोशल मीडिया ने हमारे पेशेंट बहुत बढ़ा दिए। लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, 2 दिन बाद नेक पेन के साथ हमारे पास आ जाते हैं। तो हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट को हम कहते हैं कि आपका प्रोफेशन, आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है, नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो अर्कुन निसा असल में हमारी बॉडी में जो कमर की जितनी भी रगें हैं, हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं जिनका हम उर्दू में रगें कहते हैं, वो पूरे स्पाइन से निकल रही हैं। तो हमारी कमर से जो रगें निकल रही हैं वो जॉइंटली जो है वो मेजर नर्व्स बनाती हैं। उनमें से एक नर्व का नाम शैटिका है, और जो हमारे कमर के 3 मोहरे और सैक्रम के 2 मोहरों से जो नर्व निकलती हैं वो जो है वो एक नर्व बनाती हैं जिसको हम शैटिका कहते हैं। शैटिक नर्व जो है वो किसी भी वजह से अगर कंप्रेस हो रही है
तो उसको शैटिका कहते हैं, ठीक है। शैटिका इज अ सिम्टम, इट्स नॉट अ डिजीज़। हम ये नहीं कह सकते कि ये डिजीज़ है। अब शैटिक नर्व जो कंप्रेस हो सकती है, हो सकता है कि जहाँ स्पाइनल कॉर्ड से ये निकल रही है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि जब वो कॉर्ड से निकल कोई डिस्क है जो उसको प्रेस कर रही हो सकता है कि शैटिक नर्व जो बाहर आके किन मसल्स के अंदर से गुजरी है वो मसल्स टाइट हो जाए, जैसे पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, वो उसको जो है वो कंप्रेस कर रही हो। आपकी सिटिंग ऐसी है कि आपके हैम्स, क्योंकि शैटिक नर्व आपके बैक ऑफ द थाई से आ रही है, आपकी सिटिंग ऐसी है कि आप एज ऑफ द जो चेयर है उस पर बैठते हैं और आपकी जो मिड ऑफ द थाई है वो प्रेस होती रहती है, आपकी शैटिक नर्व कंप्रेस हो सकती है। तो हमें रीज़न देखना पड़ेगा कि शैटिक नर्व जो है वो किस वजह से कंप्रेस हो रही है। उसको जब तक आप दूर नहीं करेंगे और उस लोकलाइज जहाँ पे वो है उसको प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे तो आपकी शैटिक नर्व रिलीज़ नहीं होगी। फिर नर्व की जहाँ तक बात करते हैं तो नर्व हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल लेकर आती है, उन मसल्स को सप्लाई करती है। तो शैटिक नर्व अगर कंप्रेस है, जिन जिन मसल्स को सप्लाई करेगी वो सारे मसल कंप्रोमाइज़ होंगे। अगर हम उन मसल्स के इलाज के लिए चले जाएं, नहीं, हमने नर्व्स को ठीक करना है। और नर्व्स अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो किसी डिस्क की वजह से प्रेस हो रही है तो हमने उस डिस्क को ठीक करना है। तो हमने जो काज है उसको फाइंड आउट करना है और उसको ठीक करना है। और ये 100% काबिले इलाज है शैटिका। ऐसा नहीं है, लोगों में एक मिथ ये भी होती है कि इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है। सर्जरी है या आपको एक दफ़ा हो गया बस ये होता रहेगा, यू हैव टू बी लिव विद इट, कि आपने इसके साथ जो है वो ज़िंदा रहना, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ हम मेडिकल के अंदर टर्म यूज़ करते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अभी आपने बात की कि मसल को जब वो सप्लाई कर रही है वो नर्व, तो वो मसल भी वीक हो सकते हैं। तो हम इसको डिफरेंशियल डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि ये आया मसल का मसला है या उस नर्व का पर्टिकुलर मसला है? देखें, एक तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना अदर स्पेशलिटी के साथ, फिजिकल थेरेपी के साथ अदर। जैसे अक्सर लोगों को किडनी प्रॉब्लम होता है तो वो बैक पेन होता है, सही, ठीक है। अक्सर लोगों को जो है वो ख़वातीन में जैसे पेल्विक फ्लोर की कोई डिजीज़ होती हैं, उनके सिस्टम की कोई डिजीज़ होती हैं तो वो बैक पेन काज करती हैं। तो हमें पहले तो मेडिकल में देखना पड़ेगा कि किसी और स्पेशलिटी का तो नहीं है। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जब उसको हम डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं। अब फिजिकल थेरेपी के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस की टर्म आपने यूज़ कर ली तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। मैंने आपसे कहा ना कि जो पेन जनरेटर्स हैं, यू हैव टू बी फाइंड आउट द पेन जनरेटर। तो फिजिकल थेरेपी के अंदर भी जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर प्रॉब्लम आपको जो है वो जॉइंट की लग रही है तो जॉइंट को आप ठीक करेंगे, मसल की लग रही है तो आप मसल्स को ठीक करेंगे, नर्व की है तो नर्व को ठीक करेंगे। हमारे यहाँ पेशेंट जो है वो एक तो क्रोनिक स्टेज में आता है, शुरू में मैं और आप बर्दाश्त करते रहते हैं, अभी ठीक हो जाएगा, ये गोली खा ली, वो गोली खा ली। जब तक वो उसकी शक्ल बिगड़ नहीं जाती तो हमारे पास पेशेंट आता है। जब हमारे पास आता है तो उसकी जो है वो मसल्स भी ख़राब हो चुके होते हैं, जॉइंट भी, उसकी नर्व्स की जो कंडक्शन है वो भी इम्पेयर हो चुकी होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास जनरेटर्स कौन कौन से हैं पेन के। बाज़ दफ़ा पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमारी तो टांग में दर्द है, तो हम उनको जब असेस करते हैं तो हम कहते हैं कि जो टांग का दर्द है ये आपकी जो नर्व है ये कंप्रेस हुई है आपके कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में, तो हम स्पाइनल कॉर्ड को ट्रीट करेंगे। कहते हैं आप हमारी कमर को क्यों ट्रीट करें, हमारी कमर में कोई दर्द नहीं है। तो ये उनको बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक और बात जो है वो ऐड करूँगा कि नॉर्मली हमारे यहाँ क्या है कि MRI फ़ौरन डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं, पेशेंट ख़ुद भी कि डॉक्टर के पास जाऊँगा वो MRI लिखेगा तो मैं MRI करा के चला जाता, पहले करवा के। तो हम ये कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल यहाँ सड़क पे चलते हुए भी आफ्टर 40 ईयर्स लोगों की MRI कराएंगे तो आपको सबको कुछ ना कुछ सिम्टम मिलेंगे। तो MRI की तरफ बिल्कुल जाएं, वो आपको इनिशियल डायग्नोज देती है। लेकिन जो क्लिनिकल है, देखें आप एक पेशेंट हैं जिसकी डिस्क प्रोलैप्स हुई है और अभी हफ्ता पहले हुई है, एक और पेशेंट है जिसको 2 साल हो गए वो गुजारा कर रहा है उस दर्द के साथ, तो आप में और उस पेशेंट में जो है वो डिफरेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपकी अभी हुई है, आपको सिर्फ पेन है, लेकिन उस पेशेंट चूँकि वो पेन के साथ है तो उसकी एक डिस्क की वजह से ऊपर और नीचे बाकी डिस्कें भी मुतासर हो रही हैं, उसके मसल बहुत वीक जो हो चुके होंगे, कोई 2 साल हो चुके हैं। तो आपकी रिहेबिलिटेशन में हो सकता है हमें 1 हफ़्ता लगे, लेकिन उसकी रिहेबिलिटेशन में हो सकता है हमें 1 महीना लगे। तो जितनी जल्दी आप फिज़िकल थेरेपी की तरफ जाएंगे और उस काज को आइडेंटिफाई करेंगे, आपका फिज़िकल थेरेपी उस काज को ट्रीट करेगा, उतनी जल्दी आप रिहेबिलिटेट होंगे। डॉक्टर साहब, कुछ सोशल मीडिया के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो वो भी मैं चाहूँगा कि आप उनके जवाब दे दें। बिलाल तरीन साहब कहते हैं कि ज़्यादा बैठने या आरामदेह चीज़ पर बैठने से कमर दर्द ज़्यादा क्यों हो जाता है? देखें, अगर आप नॉर्मल हैं, आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं, तो आप फर्श पे भी सोएंगे, वो कहते हैं ना सूली पे भी नींद आ जाएगी।
तो हमें अक्सर पेशेंट ये कहते हैं कि हम जो है वो ये मैट्रेस ले लें, ये पिलो ले लें, या आरामदेह चेयर पे ना बैठें या सोफ़ों पे ना बैठें। हम कहते हैं नहीं, आप अगर नॉर्मल हैं, आपको जिस पे नींद आती है, क्योंकि वो नींद भी ज़रूरी है, तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। हाँ, आरामदेह चेयर का अगर ऐसी पोजीशन है, जैसे आज बड़े कंफर्टेबल जो है वो सोफ़ाज़ है, अब मैंने आपसे कहा ना, या तो आप बैठे हुए हैं या फिर आप लेटे हुए हैं, बीच की जो पोजीशन है उस पोजीशन में क्या होता है, आपकी जो बॉडी मैकेनिक्स है वो अल्टर हो जाती है। क्योंकि नॉर्मल सिटिंग में हम ये कहते हैं कि जब आप बैठे हो तो आपकी नी और हिप का जो लेवल है वो एक होना चाहिए, और या फिर नी थोड़े से ऊपर होना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ नी नीचे है और आपकी हिप जो है वो ऊपर है, या हिप बहुत नीचे नीज़ ऊपर है, तो इसका मतलब है आप अपनी बैक को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बैक आपकी हिप के साथ, आपकी लोअर लेग्स के साथ जॉइंट लिंक किया हुआ है। अगर आपका लोअर लिम्ब डिस्टर्ब होगा तो आपकी बैक पे इफेक्ट आएगा। इसलिए ये अगर आरामदेह सोफ़े पे बैठते हैं और उस सोफ़े पे बैठने के बाद उनको पेन होता है, तो उसका सिंपल इलाज है सोफ़ा चेंज करना, बजाय इसके कि इलाज करवाएं फिर आके उसी सोफ़े पे बैठें, तो सोफ़ा चेंज करना है। जी सिंपल। अच्छा, मिसेज़ अली नकी कहती हैं कि मुझे कूल्हे की हड्डी में दर्द रहता है, डॉक्टर ने सर्जरी का बोला है, क्या सर्जरी के अलावा फिजियोथेरेपी से इसका इलाज मुमकिन है? अगर कूल्हे की हड्डी में जो दर्द है तो उसका हमें देखना पड़ेगा कि कूल्हे के जोड़ में की वजह से दर्द है, क्योंकि उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस हैं जिसको हम हड्डियों में टूट-फूट का अमल कहते हैं, या उनके कूल्हे में अगर कोई मस्कुलर इशू है तो भी हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने ना एक ब्रैकेट के अंदर डिस्क स्लिप भी लिख के भेजा है। जी, तो ये शायद ऐसा ही है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना, पेशेंट कहता है मेरे टांग में दर्द है या मेरे कूल्हे में दर्द है, मेरी बैक को क्यों ट्रीट कर रहे हैं। हमें पता है कि जो कूल्हे की या बैक की जो टांग की जो जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी बैक से आती हैं, और बैक्स में अगर डिस्क आपकी प्रोलैप्स है या प्रोट्रूड कर गई है तो वो आपकी नर्व को प्रेस करेगी। तो नर्व को प्रेस करने से वो नर्व कूल्हे में भी जा रही है, नर्व नीचे टांग में भी जा रही है, तो उस नर्व का जो पेन होगा, हमने क्या करना है कि उस नर्व से उस डिस्क के प्रेशर को हटाना है। तो थ्रू ट्रैक्शन, थ्रू डिकम्प्रेशन, थ्रू मैनिपुलेशन, थ्रू मोबिलाइजेशन टेक्निक हम उस डिस्क को अपनी जगह पे वापस लेकर आते हैं और नर्व से प्रेशर हटाते हैं। लेकिन सिर्फ प्रेशर हटाना नहीं है, फिर हमने उस नर्व को भी रिहेबिलिटेट करना है थ्रू न्यूरोडायनामिक्स, ताकि जो है वो नर्व्स की जो कंडक्शंस है वो बेहतर हो। नर्व्स को यूँ समझें कि नर्व जो हमारी बॉडी में ये पानी के पाइप नहीं है, नर्व जो है वो बिजली की तारों की तरह है, यानी इनके ऊपर एक इंसुलेशन शीट भी होती है। अगर इंसुलेशन शीट जो है वो आपकी डिस्टर्ब होती है तो आपकी करंट की कंडक्शन जो है वो इम्पेयर हो सकती है। तो हमें नर्व्स को भी जो है वो रिहेबिलिटेट करना है आफ्टर द रिलीज ऑफ प्रेशर विच वाज काजिंग बाय द डिस्क। ठीक है। अनिला अब्बासी कहती हैं कि मैं चलते वक्त अपनी कमर दर्द को बेहतर महसूस करती हूँ, ये वैसे ही मुझे लगता है साइकोलॉजिकल इशू है मेरा, या ऐसे मुमकिन भी हो सकता है? जितने भी हमारे पास मैकेनिकल डिसऑर्डर हैं वो उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बॉडी में जब आप चल फिर रहे होते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। जो ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से आपकी बॉडी से वेस्ट मटीरियल भी रिमूव होता है, रिफ्रेशमेंट आती है, तो आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। उस हेल्दी इन्वायरमेंट में जो आपका पेन होता है वो कम हो जाता है। जब आप रात को सोते हैं आपकी बॉडी रेस्ट में जाती है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। बहुत सारे केसेस में हमें पेशेंट कहते हैं कि हमारा पेन रेस्ट करने पे बढ़ता है, जब हम लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, चलने से ठीक हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि रेस्ट में ठीक होता है, चलने से बढ़ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पेन की काज क्या है। हाँ, अगर आपको चलने से पेन बेहतर होता है लेकिन बाद में आप कहें फिर तो मैं ज़्यादा चलूँ, फिर आप ये चेक करें, अगर आपके ज़्यादा चलने से रात को पेन भी बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि आप गलत कर रही हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके चलने से अगर आपको बिल्कुल बेहतर फील होगा, लेकिन उसके बाद पेन की इंटेंसिटी और पेन की फ्रिक्वेंसी और पेन की ड्यूरेशन ये कैसी है, ये आपको देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर शाहज़ेब का, जो हेल्थ टॉक पाकिस्तान को जो है वो हैंडल कर रहे हैं, और DTH न्यूज़ का भी कि उन्होंने मुझे मौका दिया। नाज़रीन, फिजियोथेरेपी सीरीज़ का ये सिलसिला जारी रहेगा, सोशल मीडिया पर आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। तब तक अपने होस्ट डॉक्टर काजी शाहज़ेबुद्दीन हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।